नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की 10 बेहद बड़ी खबरों में, जिसमें पहली खबर में आपको बताएंगे कि बिहार से आया ताजा ओपिनियन पोल, बीजेपी और एनडीए को मिल सकती है 140-150 सीटें। जी हां दोस्तों, दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राष्ट्रपति बोले इतिहास में मील का पत्थर साबित होगा नई शिक्षा नीति, भारत को वापस दिलाएगी सम्मान। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि चीन के सीमा के पास बनेंगे आधुनिक हेलीपैड और लद्दाख में बनेगी हवाई पट्टियां, केंद्र सरकार ने दी मंजूरी। जी हां दोस्तों, लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले आप सभी पीएम मोदी और देश के सेना के साथ हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए, कमेंट में लिखिए जय हिंद। तो करते हैं पहले खबर की तरफ। बिहार में अब की बार एनडीए सरकार, मिल सकती है 140 से 150 सीटें। जी हां दोस्तों, बिहार चुनाव का ऐलान होते ही देश का सियासी पारा गर्म हो चला है। हमारे चैनल ने ओपिनियन पोल के जरिए वोटरों का मिजाज टटोलने की कोशिश की है। आखिर यह पीएम मोदी का भी सबसे बड़ा टेस्ट साबित होने जा रहा है। 10 सितंबर से लेकर 18 सितंबर के बीच ओपिनियन पोल कराया। बिहार के कुल 243 विधानसभा क्षेत्रों से 81 पर वोटरों का मत लिया गया। 321 पोलिंग स्टेशन से 5,968 सैंपल लिए गए। जनता से सवाल पूछा गया कि बिहार में सबसे बेहतर सीएम कौन। इसके जवाब में 29% लोगों ने नीतीश कुमार को पहली बार पसंद किया, सुशील मोदी को 19%, लालू प्रसाद को 12%, रामविलास पासवान को 7%, जीतन राम मांझी को 6%, जबकि राबड़ी देवी को 2% लोगों ने बेहतर सीएम उम्मीदवार बताया। लोगों से सवाल पूछा गया कि बिहार में सबसे लोकप्रिय युवा नेता कौन है। इसके जवाब में चिराग पासवान को सबसे ज्यादा 18% लोगों ने पहली पसंद बताया। इसमें पप्पू यादव को 10%, तेजस्वी यादव को 10, राहुल गांधी को 8 वोट मिले। ओपिनियन पोल के नतीजे के मुताबिक इस बार बिहार में एनडीए की सरकार बनती नजर आ रही है। सर्वे के मुताबिक एनडीए को 140-150 सीटें, आरजेडी को 82-90 सीटें, जबकि अन्य को 10 से 14 सीटें मिल सकती है। राष्ट्रपति बोले इतिहास में मील का पत्थर साबित होगी नई शिक्षा नीति, भारत को वापस दिलाएगी सम्मान। जी हां दोस्तों, नई शिक्षा नीति को लेकर कई राज्यों ने विरोध भी जाहिर किया है। हालांकि कुछ राज्य इसे लागू भी कर चुके हैं। शनिवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि नई शिक्षा नीति युवाओं के भविष्य को बेहतर बनाने के साथ आत्मनिर्भर भारत को और बढ़ाया गया एक कदम है। उन्होंने कहा कि यह देश के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होने वाली है। राष्ट्रपति ने कहा कि यह नीति हमारी सांस्कृतिक शिक्षा प्रणाली को पुनर्जीवित करने वाली और सभी के साथ न्याय करने वाली है। उन्होंने कहा शिक्षा के क्षेत्र में, खासकर तकनीकी शिक्षा में लिंग के आधार पर भेदभाव होता आया है। इस नीति से महिलाओं को भी कदम से कदम मिलाकर चलने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस नीति में जिज्ञासा यानी बहस या तर्क करने का ज्यादा स्कोप दिया गया है। राष्ट्रपति ने कहा कि 2.5 लाख ग्राम पंचायतों और 12,500 से अधिक निकायों की राय से और भागीदारी से यह नीति तैयार की गई है। उन्होंने कहा नई शिक्षा नीति नंबरों के लिए रट्टा मारने के पीछे छोड़कर ज्ञानवर्धन की तरफ ले जाने की वाली है। एक समय पर भारत पूरे विश्व में शिक्षा का सम्मानित केंद्र हुआ करता था, लेकिन आज शिक्षण संस्थाओं के मामले में भारत शीर्ष पर नहीं है। इसके लिए प्रयास करने की जरूरत है। प्रेसिडेंट ने कहा कि नई शिक्षा नीति का उद्देश्य 21वीं शताब्दी की जरूरतों को पूरा करना है। इसके जरिए छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा दी जाएगी, जिससे दुनिया भर में वे खुद को कहीं भी पिछड़ा ना महसूस करें। उन्होंने कहा उच्च शिक्षण संस्थान अन्वेषण का केंद्र होने चाहिए। यहाँ लोगों की सहभागिता जरूरी है, के साथ ही स्थानीय ज्ञान को भी प्रमोट करना जरूरी है। नई शिक्षा नीति का प्रभावी क्रियान्वयन देश का सम्मान वापस दिलाएगा। राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का बड़ा सुधार है, जिसके माध्यम से छात्रों को मदद मिलेगी। इसमें अलग अलग संस्थानों से मिले क्रेडिट को डिजिटल स्टोर किया जाएगा और उसी आधार पर डिग्री दी जाएगी। इससे छात्रों को वोकेशनल, प्रोफेशनल और इंटेलेक्चुअल शिक्षा मिलेगी। छात्र समय पर संस्थान से बाहर निकाल जाकर दोबारा ज्वाइन कर सकेंगे। एनईपी शिक्षा में लचीलापन आएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन सीमा के पास बनेंगे आधुनिक हेलीपोर्ट और लद्दाख में बनेगी हवाई पट्टियां, केंद्र सरकार ने दी मंजूरी। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने लद्दाख के लिए महत्वाकांक्षी हवाई संपर्क योजना को मंजूरी दे दी है। अब लद्दाख के सभी क्षेत्र जल्द ही हवाई मार्ग से जुड़ जाएंगे। लद्दाख क्षेत्र की 6 घाटियों में 6 हवाई पट्टी का निर्माण किया जाना है। मौजूदा समय में लेह और कारगिल में ही एयर स्ट्रिप है। इसके अलावा भारत चीन सीमा के पास 22 उन्नत हेलीपोर्ट भी बनाए जाने हैं। इस योजना पर इसी साल के अंत तक काम शुरू कर दिया जाएगा। भारत चीन के बीच चल
चल रहे गतिरोध के बीच केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का विकास करने के लिए बनाई गई योजना को केंद्र सरकार ने जमीन पर उतारने की तैयारी शुरू कर दी है। इसलिए सबसे पहले लद्दाख के सभी इलाकों को जल्दी हवाई रूट से जोड़ा जाना है। वैसे तो लद्दाख पहले से ही हवाई मार्ग से जुड़ा है, लेकिन अब केंद्र सरकार ने जिस महत्वाकांक्षी योजना को मंजूरी दी है उसके मुताबिक लेह और कारगिल में उन्नत तकनीक के 22 हेलीपोर्ट बनाने का लक्ष्य है। इनमें से 7 हेलीपोर्ट लेह में होंगे, जबकि 15 हेलीपोर्ट कारगिल में होंगे। लद्दाख में डेमचोक, लिंगसेक, चुशुल इलाकों में हेलीपोर्ट बनाए जाने हैं। मौजूदा समय में लद्दाख रीजन में 8 हेलीपोर्ट हैं, जिनमें 5 लेह में और 3 कारगिल में है, जिनका आधुनिकीकरण किया जाना है। इसके अलावा 14 नए आधुनिक हेलीपोर्ट बनाए जाएंगे, जिसमें 2 लेह में और 12 कारगिल में होंगे। इस तरह लद्दाख रीजन में 22 अत्याधुनिक हेलीपोर्ट हो जाएंगे। केंद्र सरकार की योजना के मुताबिक इसी योजना के तहत लद्दाख क्षेत्र की 6 घाटियों में 6 हवाई पट्टियां बनाई जानी है। मौजूदा समय में सिर्फ लेह और कारगिल में ही एयर स्ट्रिप है। लेह की 3 हवाई पट्टियों पर काम शुरू कर दिया गया है, जबकि लद्दाख की 3 और घाटियों में भी जल्दी हवाई पट्टी बनाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। ज्यादातर बनने वाले नए हेलीपोर्ट भारत चीन सीमा के पास है, इसीलिए किसी भी आपातकालीन जरूरत जैसे प्राकृतिक आपदा या स्थानीय नागरिकों की मेडिकल इमरजेंसी को पूरा करने के लिए ये हेलीपोर्ट बेहद अहम कड़ी साबित होंगे। इसके अलावा सरकार ने एलएसी के साथ सीमावर्ती क्षेत्रों में रणनीतिक सड़कों के लिए बजट में 1200 करोड़ रुपए की वृद्धि की है। लद्दाख के सीमा क्षेत्रों में कई और सड़कों का निर्माण कराया जाना है। सीमा सड़क संगठन ने लेह के पास 3 पुलों का निर्माण किया है, जो एलएसी के साथ गतिरोध के दौरान भारतीय सेना के टैंकों की आवाजाही के काम में आते हैं। ये लद्दाख की अग्रिम चौकी निमू और बासगो इलाकों को भी जोड़ते हैं। अब सड़कों और पुलों के लिए अतिरिक्त 1200 करोड़ का बजट मिलने से कार्य में और तेजी आएगी। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। ताइवान की सीमा में घुसे 18 चीनी जेट, ताइवान एयरफोर्स ने खदेड़ा। दोनों देशों में तनाव चरम पर। जी हाँ दोस्तों, चीन और उसके पड़ोसी ताइवान के बीच रिश्ते बेहद तनाव भरे दौर में हैं। शुक्रवार को चीन के 18 लड़ाकू जहाजों ने ताइवान की सीमा में घुसकर उसे उकसाने की कोशिश की। चीन की इस हरकत का ताइवान भी चुप नहीं रहा। ताइवान ने चीन की मनमानी का मुंह तोड़ जवाब दिया है। चीन उकसावे की ये कार्रवाई ऐसे समय में कर रहा है जब ताइपे में एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी और ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वैन के बीच बातचीत होनी है। अमेरिकी अधिकारी की एंट्री से चीन नाराज। अमेरिकी अधिकारी के ताइवान में आने को लेकर चीन भुनाया हुआ है। यही वजह है कि एक दिन पहले भी चीन के एंटी सबमरीन जेट्स के ताइवान की सीमा में उड़ान भरी थी। शुक्रवार को एक साथ 18 चाइनीज फाइटर प्लेन ताइवान की सीमा में घुसकर उड़ान भरने लगे। चीन की कार्रवाई को देखते हुए ताइवान की वायुसेना तुरंत हरकत में आई और उसके विमानों ने चीन के विमानों को खदेड़ने के लिए उड़ान भरी। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना की दूसरी लहर की चपेट में कई देश, दोबारा लॉकडाउन का बड़ा खतरा। जी हां दोस्तों, इजराइल ने शुक्रवार को देश में दोबारा नेशनल लॉकडाउन लागू कर दिया। 3 हफ्ते तक लोगों पर सख्त पाबंदियां लगाई गई हैं। लोग अपने घरों से 1 किलोमीटर से दूर नहीं जा सकते। दोबारा नेशनल लॉकडाउन लागू करने वाला इजराइल दुनिया का पहला देश है, लेकिन कई अन्य देश भी है कोरोना की दूसरी लहर के खतरे का सामना कर रहे हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा कि ब्रिटेन में कोरोना की दूसरी लहर आती दिख रही है। उन्होंने 6 महीने तक पाबंदियां लगाने की आवश्यकता जताई है। बोरिस जॉनसन का कहना है कि कोरोना की दूसरी लहर को लेकर ब्रिटेन, स्पेन और फ्रांस से 6 हफ्ते पीछे है। उन्होंने कहा कि यह निश्चित है कि ब्रिटेन में दूसरी लहर आएगी। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यूरोप में कोरोना की दूसरी लहर को लेकर गंभीर चिंता जाहिर की है। WHO का कहना है कि यूरोप में खतरनाक रूप से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। WHO के क्षेत्रीय निदेशक हंस क्लूज ने कहा कि केस बढ़ने को चेतावनी के तौर पर लेना चाहिए कि आगे क्या होने वाला है। हंस क्लूज ने यह भी कहा कि हफ्ते में आने वाले मामले की संख्या उस वक्त से अधिक हो गई है जब मार्च में यूरोप में कोरोना वायरस अपने पीक पर था। यूरोपीय क्षेत्र में हफ्ते में कोरोना वायरस में मरीजों की संख्या 3 लाख के पार हो गई। यूरोप के आधे देशों ने अपने यहाँ बीते 2 हफ्तों में नए मामलों में 10% से अधिक बढ़ोतरी दर्ज की है। इनमें से 7 देशों में कोरोना के नए मामले 2 गुने हो गए हैं। बता दें कि दुनिया में कोरोना के मामलों की संख्या 3 करोड़ 69 लाख से अधिक हो गई है, जबकि 9,56,000 से अधिक लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। वायुसेना के जेट फाइटर ने लिपू लेक मिलम सीमा पर भारी उड़ान, 24 घंटे गश्त कर रहे जवान। जी हाँ दोस्तों, लद्दाख में चीनी सैनिकों की घुसपैठ की कोशिश और सीमा पार चल रही गतिविधियों को देखते हुए भारतीय सुरक्षा एजेंसियां चौकन्नी हैं। भारतीय वायुसेना के जेट फाइटर ने दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए शुक्रवार को भी लिपू लेक मिलम सीमा पर उड़ान भरी। सीमा पर चीनी सैनिकों का जमावड़ा बढ़ने और वहां पर तमाम तरह की सैन्य गतिविधियों की जानकारी के बाद भारतीय सुरक्षा एजेंसियां भी सतर्क हैं। सुरक्षा एजेंसियों के जवान मिलम से लिपू लेक तक 24 घंटे गश्त कर रहे हैं। चीन की किसी भी हरकत का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए काला पानी से लेकर लिपू लेक तक पर्याप्त संख्या में सेना और अर्धसैनिक बलों के जवान तैनात किए गए हैं। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी भी समय समय पर सीमा पर स्थिति बॉर्डर आउटपोस्टों पर चौकियों का निरीक्षण कर रहे हैं। लिपू लेक सीमा पर चीन की
की ओर से अभी तक किसी तरह की कोई भी हरकत नहीं की गई है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के जवान जमीनी गश्त तो कर रही है, वायुसेना के जेट फाइटर भी दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए सीमा पर उड़ान भर रहे हैं। सैन्य साजो सामान के साथ संचार उपकरणों से भी लैस इस समय चीन के साथ साथ नेपाल भी बौखलाया हुआ है। भारत के कैलाश मानसरोवर मार्ग में लिपू लेक तक सड़क पहुंचाने के बाद नेपाल ने न केवल भारतीय क्षेत्र कालापानी, लिपू लेक और लिम्पियाधुरा को अपना बताया, बल्कि भारतीय सीमा पर नई बीओपी खोलकर सेना के जवान तैनात कर दिए। इसको देखते हुए भारतीय सुरक्षा एजेंसियां नेपाल सीमा पर भी सतर्कता बरत रही है। सूत्रों के अनुसार धारचूला से कालपानी तक गश्त करने वाले सुरक्षा बलों को जवानों के सैन्य साजो सामान के साथ ही संचार उपकरण भी उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि किसी तरह की गतिविधि की जानकारी समय पर मिल सके। सुरक्षा एजेंसियों की ओर से सीमा पर होने वाली हर तरह की गतिविधि की जानकारी केंद्र को दी जा रही है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर को केंद्र सरकार का बड़ा तोहफा, 1350 करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का ऐलान। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर की केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। आज जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने राज्य के विकास के लिए 1350 करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि मुझे आर्थिक समस्या झेल रहे बिजनेस समुदाय के लोगों के लिए 1350 करोड़ का आर्थिक पैकेज मंजूर करते हुए खुशी हो रही है। एलजी मनोज सिन्हा ने आगे कहा, यह आत्मनिर्भर भारत अभियान के अलावा है। इसके साथ कई बड़े प्रशासनिक कदम भी हमने लिए हैं, जिसमें आवाम को आने वाले दिनों में बड़ा लाभ मिलने वाला है। एलजी मनोज सिन्हा ने बताया, हमने तय किया है कि जम्मू कश्मीर में 5% इंटरेस्ट सबवेंशन सभी छोटे बड़े उधार लेने वाले व्यापारियों के लिए बिना किसी भेदभाव के हम कर रहे हैं। इसमें 950 करोड़ रुपए जम्मू कश्मीर का प्रशासन सीधे मदद कर रहा है। इसके अलावा एलजी सिन्हा ने कहा, बिजली और पानी के बिल में 1 साल तक के लिए 50% की छूट दी जाएगी। सभी उधारकर्ताओं के मामले में मार्च 2021 तक स्टैंप ड्यूटी में छूट दी गई है। इतना ही नहीं, एलजी ने कहा, अच्छे मूल्य निर्धारण, पूर्ण भुगतान विकल्पों के साथ पर्यटन क्षेत्र में लोगों को वित्तीय सहायता के लिए जम्मू और कश्मीर बैंक द्वारा कस्टम हेल्थ टूरिज्म योजना की स्थापना की जाएगी। बता दें कि पिछले साल 5 अगस्त को केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के आर्टिकल 370 और 35A को निरस्त कर दिया था और राज्य का पुनर्गठन कर उसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था। आर्टिकल 370 हटने के बाद आर्थिक पैकेज का ऐलान किया गया है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत।